So, hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG. So, today I'm going to talk about another video जो मैंने promise भी किया था यहाँ पे. That is about judgments. See, हम लोग एक सीरीज निकाल रहे हैं. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? हम लोग एक सीरीज निकाल रहे हैं जिसमें 2024, 2025, 2026 एंड इवन 2023 इन 4 इयर्स के टॉप 10 लैंडमार्क जजमेंट्स कवर्ड होंगे, ठीक है? और इनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगा, ठीक है? इन हर एक जजमेंट पे लाइक 40 जजमेंट और 40 क्वेश्चन, ये मैं खुद क्वेश्चंस बनाऊंगा ऑन लाइक अलग अलग फॉर्मेट में, लाइक 10 क्वेश्चन का पैसेज, 8 का, 5 का, 6 का, और वो अपडेट करूंगा ऑन लेवल अप क्लैट पीजी ग्रुप. सो प्लीज ट्यून इन टू लेवल अप क्लैट पीजी ग्रुप, जहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे फॉर डिफरेंट लीगल न्यूज मिलेगी, न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा. न्यूज़पेपर एनालिसिस क्यों मिलेगा? ताकि आप अवेयर रहें, और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद भी पढ़िए, ठीक है? उसके अलावा स्टडी मटेरियल एज वेल एज गाइडेंस प्लस ऑल द अपडेट्स जो जरूरी हैं, और क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, तो क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे. और इसके अलावा कितने, अगर मैं आपको एग्जाम तक 150 जजमेंट भी कवर करा देता हूँ, ठीक है, लैंडमार्क से हट के, और उसके ऊपर 150 क्वेश्चंस करा देता हूँ अलग अलग फॉर्मेट के, तो यार आप मान के चल लो मैंने 1000 के ऊपर क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही लगवा दिए इंपॉर्टेंट केसेस के. यही आप पढ़ के जाओगे तो कितना सारा कल्याण हो जाएगा पेपर में. उसके बाद लैंडमार्क केसेस नोट्स तो अलग से होंगे ही होंगे, ठीक है, कवर होंगे इस चैनल पे. तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्लैट पीजी लेवल अप चैनल को, ठीक है? और हम लोग आज शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को. आज आगाज है, फिर आगे हम लोग आते जाएंगे इसके साथ. तो आज हमने शुरुआत करी 2024 से. इसके बाद 2025 के आएंगे, 2023 के भी आएंगे, और 2026 के भी आएंगे, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 जजमेंट कवर करूंगा. हर वीडियो में इनफैक्ट मैं सिर्फ 2 ही जजमेंट कवर करूंगा, ताकि आपको बहुत ओवरफीडिंग का भी महसूस ना हो कि यार बहुत ज्यादा कवर हो रहा है, और आपको ऐसा भी ना लगे कि यार कहीं से कम हो गया, ठीक है? तो अच्छे खासे जजमेंट्स मैं इसमें कवर करने वाला हूं, डिसेंट इनफ, आपको अच्छे समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है. और हर एक जजमेंट की इंपॉर्टेंट हर पॉइंट, लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी, ठीक है, जो बेंच है. और भाई देखो, मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट भी अच्छे से कवर करूं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. पर हाँ, डिवीजन बेंच पे भी अक्सर कई इंपॉर्टेंट मैटर लग जाते हैं, जैसे अभी लगा था सीपीआई वाला, वो भी कवर होगा 26 में, डोंट वरी, ठीक है? तो अच्छे से कवर करते हैं सारे जजमेंट्स को, उनकी बेंच, उनके इश्यूज इन्वॉल्व, प्रोविजन इन्वॉल्व, आर्गुमेंट एडवांस, और तुम्हारा बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स, एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द जजमेंट. क्या रूल हुआ, ठीक है? क्या वो एनानिमस रूलिंग थी, ठीक है? क्या वो एक डिवीजन बेंच में मेजोरिटी नहीं बन पाई, उस वैसी रूलिंग थी? हर एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है? तो बी ट्यून्ड एंड बी रेडी फॉर ऑल दिस कंटेंट, ठीक है, दैट वी आर ब्रिंगिंग. एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को. अगर कंटेंट आ रहा है तो बहुत मेहनत हमारी तरफ से भी लग रही है यार. बात करते हैं पहला केस, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट. ये केस एक डिलेमा की तरह है, जो हमारे इंडियन कंट्री की डिलेमा को दिखाता है, ठीक है? कैसे यहाँ पे सरकारी एग्जाम्स का क्या हाल है. चलो पहले तो बताते हैं कौन से लोग थे इस बेंच में. 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, लेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस, देन चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा सर, जस्टिस पंकज मित्तल सर, एंड जस्टिस मनोज मिश्रा सर. 5 जजेस की बेंच थी, ठीक है? अब इसमें हम लोग डील करते हैं क्या इस केस में हुआ था. सो यार आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हुआ क्या था. तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक चीज करी. उन्होंने, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन निकाली. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन निकाली फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स. ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, जिसमें अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 पोस्ट की वो थे, क्या कहते हैं, समवेयर अराउंड, शायद करेक्ट वो था वैकेंसी 13 पोस्ट की. तो 13 पोस्ट की वैकेंसी थी ट्रांसलेटर्स की. ट्रांसलेटर्स होते हैं ना कोर्ट में, जो ट्रांसलेट करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को फॉर यू. तो ट्रांसलेटर्स की वैकेंसी निकाली उन्होंने. और क्या हुआ कि इसका जो एक नोटिफिकेशन उस समय आया, उसमें दो रूल्स दिए हुए थे. भाई पहला रूल तो यही दिया हुआ था क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगा. उसके अलावा रूल में एक चीज लिखी थी कि यार 2 स्टेज होंगे एग्जाम के. एक 100 मार्क्स का रिटन होगा, ठीक है, प्लस एक 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा. तो जब ये दोनों चीजें हुई, तो फिर क्या हुआ कि जब इस पूरी चीज को इन्होंने आगे बढ़ाया, एग्जाम हुए. अब एग्जाम के बाद कन्फ्लिक्ट क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट यहां पे बहुत सिंपल सा हुआ कि जब ये पूरे एग्जाम दोनों कंप्लीट हो गए, तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस सर थे, देन चीफ जस्टिस जो समय थे, ये नोटिफिकेशन है 2009 का, ये भी याद रखिएगा, बहुत पुराना केस है. तो जस्टिस मिलते टाइम लग जाता है, 15 साल लग गए इस केस में. तो जिनका रिक्रूटमेंट उस समय होना होगा और बुजुर्ग हो गए ऑलमोस्ट, क्या वो नौकरी करेंगे अब. तो चीफ जस्टिस है, उन्होंने रूल चेंज कर दिया आफ्टर बोथ द एग्जाम्स वर कंडक्टेड. उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक रूल लाएंगे
कि 75% का क्राइटेरिया सेट करेंगे। जिसके मार्क्स 75% नहीं आए होंगे उसकी कॉपी फर्दर चेक ही नहीं होगी, उसको हम लोग आगे जाके मतलब कुछ भी मतलब उसकी उसमें फर्दर हम लोग एनहांसमेंट कर ही नहीं पाएंगे उसके प्रोसेस में, वो वहीं रोक दिया जाएगा। अब इस चीज के बाद एक इश्यू शुरू हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके रिजल्ट के बाद अब क्या हुआ, जब ये प्रोसेस शुरू हो गया, तो चेंज हुआ, तब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भाई हाई कोर्ट का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में भाई ये मैटर गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी क्या कहते हैं भाई डाली गई अर्जी कि भाई इसको रोको, ये क्या है। अब यहां पे जो इससे आपको बैकग्राउंड से चीज समझ में आएगी, मैं समझाना जो चाह रहा हूं कि ये पूरा केस डील करता है मिड प्रोसेस चेंजेस से, कि क्या एक गेम जो शुरू हो गया हो, ठीक है, जो गेम जो है अगर वो शुरू हो गया है, गेम हैज बिगन, तो क्या उस शुरुआत के बाद हम मिड गेम में प्रोसेस को, जो रूल्स हैं, उसको चेंज कर सकते हैं? यही इसका पूरा मैटर इन इशू है, ठीक है। आप खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ, और जो आपको लगता है कमेंट भी करो। आप खुद सोचिए, आप क्रिकेट, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, और उन्होंने कह दिया कि यार हम एक रूल चेंज कर रहे हैं, और पहली पारी इंडिया की जो हो गई वो खेल चुकी है, वो ठीक है, बैटिंग कर चुकी है, वो बॉलिंग करना है, तो मालूम पड़ा एक रूल चेंज हो गया जो उनको शायद बेनिफिट भी करता उनके समय में, वो सब बात किया था, रूल चेंज हो गया। क्या आप बताइए खुद कि वो रूल चेंज हो सकता था? तो या अपना दिमाग लगा के मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट में। बाकी इश्यूज पे आते हैं। देखो यार, इश्यूज की बात करते हैं, इश्यूज इन्वॉल्व की। तो पहला इशू यही था कि क्या जो रूल्स हैं गेम के, जब सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो अल्टर कर सकता है एक स्टेट, या फिर उसके इंस्ट्रूमेंटैलिटीज आफ्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज कमेंस्ड, ठीक है। पहला इशू तो यही था कि भाई अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है तो क्या स्टेट और उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटी इस पूरे केस को, पूरे मैटर को वापस से शुरू कर सकती है? तो ये इसका एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट क्या कहते हैं मतलब एक इशू था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या इशू था? उसके बाद था कि जो ये नया 75% का क्राइटेरिया कट ऑफ का निकाला है उन्होंने पोस्ट, क्या वो आर्बिट्रेरी या वॉयलेट तो नहीं करता फेयरनेस के प्रिंसिपल को? देखो यार, फेयर और ट्रांसपेरेंसी की बात ऐसे करता हूँ, जैसे जब तुम एग्जाम देते हो, फर्ज करो तुमने क्लैट पीजी दिया, हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। तो क्लैट पीजी का एग्जाम हुआ। अब क्लैट पीजी का एग्जाम हुआ तो उसमें क्या कहते हैं एक नोटिफिकेशन आती है डिटेल्ड, ठीक, उसमें चीजें लिखी हुई हैं। अब वो चीजें क्या हुई, अचानक से जब एग्जाम एकदम हो गया, काउंसलिंग की बारी आई, तो इसकी नोटिफिकेशन को उन्होंने चेंज कर दिया कंसोर्शियम ने। तो क्या आपको लगता है ये फेयर और ट्रांसपेरेंसी को जस्टिफाई करता है? भाई कोई भी जब नोटिफिकेशन आती है तो वो आती है रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी को जस्टिफाई करने के लिए कि देखो रूल्स ये होंगे एग्जाम के, आप खड़े उतर रहे हो उन रूल्स पे कि नहीं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी इसी को कहते हैं, समझे, कि जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इश्यूज क्या थे क्या नहीं थे इस पर तो आगे और आएंगे, पर आप खुद मुझे बताइए ट्रांसपेरेंसी का क्या कहते हैं, ये जो जस्टिफिकेशन दे पाई है ये कोर्ट की नहीं दे पाई है, आप खुद मुझे बताइए जस्टिफिकेशन है यहाँ पे, ये जस्टिफाइड है ऐसे चेंज करना? मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ आपसे, कमेंट करिएगा आप ये, ठीक है, मैं देखूंगा कमेंट्स को सारे। तो ट्रांसपेरेंसी की बात हो गई। उसके अलावा क्या ये डॉक्ट्रीन जो है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की, उसको ब्रीच तो नहीं करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जैसे जब सरकार कोई काम करती है, ठीक है, कोई काम इनिशिएट कर देती है सामने से, बेसिकली ये एक तरीके से एस्टॉपल की तरह ही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्ट्रिन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, कि यार जब सरकार कोई काम करती है तो हमारे पास भी कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं ना मन में, और वो एक्सपेक्टेशन लेजिटिमेट मतलब जो होने चाहिए लीगल एक्सपेक्टेशन हमारे, और वो वॉयलेट हो रहे हैं क्योंकि भाई हमने एग्जाम दिया, दोनों स्टेज पार किए, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट होगा, मालूम पड़ा रिक्रूटमेंट सिर्फ 3 लोगों का हो रहा है, बाकी 10 लोग कह रहे हैं 75% मार्क्स नहीं ले रहे, तो आपका हटाओ, ये क्राइटेरिया पहले दिया नहीं था लोगों ने, अचानक से नया क्राइटेरिया, जैसे अभी एमपी जुडिशरी में हुआ, जो उन्होंने क्राइटेरिया था 70% के, वो माना 70% मार्क्स आएंगे तभी आप दे सकते हो एमपी जुडिशरी का एग्जाम, वो क्राइटेरिया उन्होंने हटाया क्योंकि उन पे बहुत देर तक रिट चली और अभी रिजल्ट आया उसका, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे पूरा इशू था। अब आते हैं इस पे आगे, आर्ग्यूमेंट्स। जो कोई भी केस जो तुम पढ़ते हो तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। एक मिनट, यस। तो आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। पिटिशनर कौन था? कैंडिडेट्स थे। पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट क्या थे, और रिस्पॉन्ड मतलब राजस्थान हाईकोर्ट, उसके आर्ग्यूमेंट क्या थे? तो भाई पिटिशनर का एक ही आर्ग्यूमेंट था कि जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है उसको आप ऐसे ही मिड प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते। रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको आप बीच रिक्रूटमेंट की शुरुआत में से 3 साल का रूल आया जुडिशरी में, वो जो ऑनगोइंग वैकेंसी थी छत्तीसगढ़ राजस्थान, उसमें अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो शुरू हो चुकी थी, उनका नोटिफिकेशन आ चुका था, ठीक है। तो यही इन्होंने दिया, इसमें इन्होंने केस भी साइड किया कि ये मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये केस यही था। इसमें बोला गया था ये चीज कि अगर एक चीज शुरू हो गई है तो मिड प्रोसेस का क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज उन्होंने साइड करी। और जो राजस्थान हाईकोर्ट थी
उन्होंने बोला कि उनके पास एज अ एम्प्लॉयर एक हक है, क्योंकि वो यहाँ पे एम्प्लॉयर है, कि वो हाई स्टैंडर्ड सेट कर सके और बहुत ही हाई मेरिटोरियस कॉम्पिटेंस वाले लोगों को लें, ठीक है, जो बहुत ही मेरिटोरियस हों, बहुत ही कॉम्पिटेंट हों, ठीक है। उन्होंने कहा हम मेरिट और कॉम्पिटेंस को इंश्योर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, करिए आप मेरिट और कॉम्पिटेंस को इंश्योर करने के लिए काम। पर क्या आपको तब नहीं याद आया था जब आपने नोटिफिकेशन निकाला? ये मैं पर्सनल कमेंट दे रहा हूँ केस से हटके, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे, ये पर आर्ग्यूमेंट रिस्पोंडेंट का था राजस्थान हाईकोर्ट का। अब आगे आते हैं कौन से प्रोविजंस में इन्वॉल्व थे। देखो आर्टिकल 14 इन्वॉल्व था, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो भाई उनके हिसाब से जस्ट बिकॉज आपने इतनी देर से वो चीज़ निकाली, वो क्राइटेरिया निकाला, हमें पता नहीं था, ठीक है, तो आप हमारी राइट टू इक्वालिटी ब्रीच करते हो। क्या हमारा उन पोस्ट पे उतना हक नहीं जितना इन लोगों का जो 75% आए? आपने क्राइटेरिया शुरू से निकाला होता तो हम कहते हैं हमारा कोई हक नहीं, पर आपने शुरू से निकाला नहीं। मान लीजिए किसी के 74% आए हैं, क्या उसका वो हक नहीं है? क्योंकि उसका क्राइटेरिया था नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को वॉयलेट करता है। उसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट स्टाफ सर्विस रूल्स 2002 जिसके अंडर ये वैकेंसी निकाली गई थी। देखो यार इसके सब रूल्स भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, पर इतनी चीजें याद नहीं रख पाओगे। जो जजमेंट की मैं बेंच भी ला रहा हूँ वो भी तुम सारी याद नहीं रख पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो भाई वही याद करो जो याद कर सकते हो। मैंने रूल्स का नाम बता दिया, कल को तुमसे पूछता है पेपर में कि कौन से रूल्स थे तो तुम बता दो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो भाई ये चीज है जो मैंने रूल्स बता दी, बाकी इसके अंदर की तुम मत ही जाओ तो बेटर रहेगा। अब आते हैं डिसीजन पे, क्या बोला गया। जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने बहुत ही राइटियस डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि ये मिड स्ट्रीम चेंजेस अलाउ नहीं कर सकते हम लोग, मिड स्ट्रीम चेंजेस को हम लोग नहीं अलाउ कर सकते। दिस इज नॉट द वे यू डू थिंग्स इन अ राइटफुल मैनर, इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर। तो ये इन्होंने अलाउ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कहा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो डिस्क्रिशनरी पावर था यहाँ पे हाई कोर्ट का, उन्होंने बोला इस पर डिस्कशन जो होता है किसी भी इंसान का, वो किसी भी बॉडी का डिस्क्रिशन जो है वो अनफेटर्ड और अनचेक्ड नहीं होता। कोई भी डिस्कशन अनफेटर्ड और अनचेक्ड नहीं होता, हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेस लगते हैं, समझे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि डिस्कशन पे लिमिट लगाएंगे, और फाइनल ऑर्डर उनका यही था कि भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस वापस से रिज्यूम होगा और जो लोग आगे गए हैं उनकी नौकरी दी जाएगी। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई जब मान लो कोई 28 साल का था 2009 में, डिसीजन आया 2024 में, भाई वो बंदा 43 का हो गया, 60 पे उसको रिटायर होना है, 17 साल की उसकी नौकरी रह गई। तो यार जजमेंट और मतलब बेसिकली हमारा जुडिशल जो हमारे कोर्ट हैं वो काफ़ी रोबस्ट तो नहीं है, बट ठीक है चलो फाइनली जजमेंट आ तो गया, नौकरी मिल तो जाएगी। बट हाँ ये अभी चीज़ें हुई हमारे इस केस में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी है कवर करूँ मैं आपके लिए, पूरा केस एकदम कहानी की तरह पढ़ाया है। अगला केस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, अंजुम कादरी, ठीक है, वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। चलो इस पे आते हैं, हुआ क्या था इस केस में। चलो ये केस पहले तो समझते हैं। इसमें काफ़ी बड़ा एंगल है, रिलीजन का एंगल है, माइनॉरिटी का एंगल है, हर एक चीज़ समझेंगे इसमें। पहले मैं एक मिनट पानी पी लूँ मैं। ओके दिस माइट लुक अनप्रोफेशनल, पर यार प्यास तो प्यास होती है। आगे आते हैं भाई। 3 जज की बेंच थी, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला सर एंड मनोज मिश्रा सर। और ये केस रिवॉल्व करता है अराउंड आर्टिकल 28, 30, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में वीडियो में बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ क्लैट पीजी सिलेबस, उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं अंजुम कादरी केस को अच्छे से। तो आते हैं इसमें भाई, पहले तो बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स, इसको अच्छे से समझो। तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 यहाँ पे कंट्रोवर्सी में था। क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या इसके बारे में मैटर था, तो हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या हुआ था। तो ये एक्ट है क्या, ये एक्ट के थ्रू जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी उन्होंने करिकुलम, ठीक है, उसके अलावा सिलेबस, स्कीम एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एजुकेशन इन मदरसाज को रेगुलेट करने के लिए इसको निकाला हुआ था। ये शब्द रेगुलेट पे ध्यान देना, ये आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यार ये जो एक्ट है ये बेकार है, मतलब बेसिकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म जो हमारे प्रियम्बल में भी वो है
इम्बाइब्ड, और हमारे केस है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया भी गया है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ब्रीच किया जा रहा है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई, और इन्होंने सेकुलरिज्म के ब्रीच क्यों बोला इसको, क्योंकि इनके हिसाब से ये जो एक्ट है, बेसिकली ये जो एक्ट है जो मदरसा में एजुकेशन दे रहा है, ये उन बच्चों को किसी और धर्म के बारे में नहीं सिखा रहा है, ठीक है, ये उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म के बारे में सिखा रहा है, उनको और किसी धर्म के बारे में कुछ समझा नहीं रहा है, उनको बहुत ही बेसिकली पोलराइज कर रहा है एक चीज़ की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यार ये जो हमारा स्टेट हैज नो रिलीजन वाला जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म, इसके अगेंस्ट है कि यूपी गवर्नमेंट जो ये कर रही है साइड के थ्रू, ये ठीक नहीं कर रही है, ये करने के लिए वो एम्पावर्ड नहीं है। तो इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक कर दिया, पर अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट में, अंजुम कादरी जी ने की। तो अब हम लोग आते हैं इस पे आगे हुआ क्या इसमें, पर देख लो इश्यूज को अच्छे से समझ लो। या मदरसा एक्ट जो है वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, पहला इशू। दूसरा इशू, क्या स्टेट है उसके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है टू इनैक्ट सच अ लॉ अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, ठीक है। लिस्ट 1 जो कि यूनियन लिस्ट है, जिसमें आइटम्स मेंशन है, जिसमें तुम्हारा जिसपे ओनली वही क्या कहते हैं लॉ बना सकते हैं जो कि तुम्हारे यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लिस्ट 2 है वो स्टेट लिस्ट है, स्टेट का लॉ बना सकते हो। लिस्ट 3 तुम्हारी जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे तुम्हारे दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं, पर अगर कंफ्लिक्ट होगा तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या स्टेट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी है कि वो ऐसा लॉ बना सके। दूसरा, क्या ये एक्ट इन्फ्रिंज करता है राइट टू एजुकेशन पे, 21A ऑफ द कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो 86th अमेंडमेंट से आया था, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, उसका एक पार्ट है, ठीक है, डीपीएसपी में मेंशन है ये। और वेदर द एक्ट कन्फ्लिक्ट्स विद यूजीसी एक्ट 1956, क्योंकि वो कामिल और फाजिल प्रोवाइड करता है, जो कि क्या है, जो कि हायर एजुकेशन डिग्रीज है। अब देखो यूजीसी एक्ट जो है 1956 का, वो बोलता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, क्या क्या मैटर है। सारे इश्यूज को अगर ढंग से समझते हो तुम, तो यूजीसी एक्ट जो है 1956 का, वो बोलता है कि हम कोई भी क्या कहते हैं, जब कोई भी डिग्री हो जो हायर एजुकेशन की डिग्री हो, ठीक है, हायर एजुकेशन तो स्कूल लेवल से ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और कामिल एंड फाजिल जो है वो हायर एजुकेशन की डिग्रीज क्लासिफाई करते हैं, करे जाता है उनको। और क्या मदरसा यूनिवर्सिटी में आता है? जी नहीं, मदरसा एक यूनिवर्सिटी नहीं होता, नॉट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चौथा इशू था। पहला इशू था सेकुलरिज्म वाला, ठीक है, सेकुलरिज्म को ब्रीच करता है कि नहीं, राइट टू एजुकेशन को ब्रीच करता है कि नहीं, और क्या स्टेट के पास इंपावरमेंट है भी कि वो ऐसा लॉ बना सके जैसा उन्होंने बनाया हुआ है मदरसा एक्ट। तो ये इसके इश्यूज थे। अब हम लोग आगे आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। तो देखो पहले तो भाई आर्ग्यूमेंट तुम्हारे हमको देखने पड़ेंगे अगेंस्ट द एक्ट, ठीक है, और फिर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द एक्ट। तो अगर हम बोले आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द एक्ट, उन्होंने बोला पहला वही ग्राउंड कि यार ये सेकुलरिज्म को ब्रीच करता है, सेकुलरिज्म जो है उसकी पूरी स्पिरिट को ये शुक कर देता है। कैसे शुक कर देता है? कि जो है स्टेट किसी भी एजुकेशन को, देखो क्या है कि देखो यूपी गवर्नमेंट जब इस एक्ट को बनाई थी, तो उनका एक बहुत बड़ा वो था कि वो जो मदरसाज थे उसको फंड किया करती थी, वो उनको फंड प्रोवाइड करती थी। अब जब फंड प्रोवाइड करती थी तो उन्होंने पहला रोल यही दिया कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, जो कि बोला भी गया था केस है सेंट जेवियर कॉलेज में, सेंट जेवियर कॉलेज केस, उसमें बोला गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट इज लाइक न्यूट्रल व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। तो जब मदरसा एक्ट के अंदर यूपी गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है मदरसों को, तो वो फंड नहीं कर रही है एक पर्टिकुलर रिलीजन के कहते हैं उसको एजुकेशन को। तो ये कहां से सेकुलरिज्म के साथ इंटैक्ट आ रहा है? आर्टिकल 21A की बात करते हैं। उन्होंने बोला आर्टिकल 21A को लेकर कि जो तुम्हारा एक यूनिफॉर्म सेकुलर करिकुलम प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसलिए चिल्ड्रन जो है वहां के, मतलब बेसिकली बच्चे हैं वहां के, उनको मॉडर्न एजुकेशन मिल नहीं पा रही है, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एजुकेशन मिल रही है, जो आज के समय में मॉडर्न एजुकेशन जो हर स्कूल में भी इम्बाइब हो रही है, जैसे एआई, योगा, ठीक है, मल्टीपल और ऐसे सब्जेक्ट्स जो वही लीगल स्टडीज तक आ रहा है बच्चों के उसमें अब करिकुलम में, वो उनको नहीं मिल पा रही, तो पीछे होते जा रहे हैं। इस वजह से उनका राइट टू एजुकेशन जो है वो ब्रीच हो रहा है। फिर फाइनल जो उन्होंने बोला वही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा यूजीसी एक्ट से, यूजीसी एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है क्योंकि ये कामिल और फाजिल जैसी हायर एजुकेशन डिग्री दे रहे हैं, पर मदरसा यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में नहीं आता इन स्ट्रिक्ट सेंस, ठीक है। अब इन फेवर ऑफ एक्ट पे आते हैं। इन्होंने बोला आर्टिकल 30 सबको पता होगा यार क्या होता है, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं। नहीं पता है तो भाई
क्यों नहीं पता है? इस पर रिसर्च करो आराम से बैठ के कि क्यों नहीं पता तुमको। पूरा लॉ पढ़ लिया, आर्टिकल 30 नहीं पता। आर्टिकल 30 जो होता है वो होता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मुस्लिम जो है कम्युनिटी, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है इन इंडिया, तो उनके पास सारे राइट हैं कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें। इस वजह से आर्टिकल 30 जो है उन्होंने उसका गार्ब लिया कि यार आर्टिकल 30 जो है उसके अंदर हमारे पास सारे राइट्स हैं कि हम अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकें। उसके अलावा उन्होंने जो ये पहला पॉइंट बोला था कि जो ये एक्ट है ये कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा आर्टिकल 21A से, क्योंकि इसके जो मुस्लिम एजुकेशन के डायरेक्शंस हैं और जो क्या कहते हैं फंडिंग डायरेक्शन है वो रेगुलेटरी है इन नेचर, डायरेक्टरी नहीं, मैंडेटरी एजुकेशन नहीं दे रहा है, ये डायरेक्टरी एजुकेशन नहीं है इसकी, इनकी मैंने बोला था रेगुलेटरी नेचर है, रेगुलेट करता है ये एक्ट। तो इसलिए डायरेक्टरी डेफिनेशन नहीं देता कि भाई मैंडेटरी कर देता है आपके लिए काम करना, पर रेगुलेट करता है। बाकी और एजुकेशन ही मदरसा में दिया जा सकता है। उसके अलावा एक चीज उन्होंने बोली, बहुत अच्छा कंसेप्ट, एक केस था अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने इस केस के थ्रू बोला कि यार हमारे कंट्री में ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म मतलब हमारी कंट्री जो है वो सेकुलरिज्म मानती है, पर कोई इंसान अपना धर्म तो आगे बढ़ा ही सकता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये आर्ग्यूमेंट्स थे उनकी तरफ से, अंजुम कादरी की तरफ से। प्रोविजंस इन्वॉल्व, अगेन मैं वही चीज बोलूंगा, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 21A राइट टू एजुकेशन, 28 फ्रीडम ऑफ एनी पर्सन टू अटेंड एनी रिलीजियस असेंबली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब बेसिकली तुम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक इंसान को कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो कोई रिलीजियस असेंबली अटेंड करे, ठीक है। उसके अलावा यूपी बोर्ड मदरसा एक्ट आपको बताया मैंने, जो एक्ट है वो याद रखिएगा 2004 का। उसके अलावा एनटी 25 लिस्ट 3 एंड एनटी 66 लिस्ट 1, ये तुम्हारा क्या डील करता है? ये डील करता है स्पेसिफिकली विद आपका क्या कहते हैं वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये डील करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को डिटरमाइन करने का जो पावर है वो एनटी 66 लिस्ट 1 में डिटरमाइन है। यूनियन की पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है ये करने की। तो ये टाइप की चीज हो। एनटी 25 जो लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें ये बात करता है कि ये टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन की बात करता है और भी एजुकेशन की बात करता है, पर हम मोस्टली जब लिस्ट 1 में पावर दी हुई है और वो यूनियन के पास है तो यूनियन की पावर प्रिवेल करती है। तो ये इसके प्रोविजंस थे। अब आते हैं जजमेंट जो इसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है, प्रोविजंस में, और फिर जजमेंट आते हैं इसमें। देखो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक नॉन ऑर्थोडॉक्स स्टैंड लिया और बोला कि लॉ जो है वो जस्ट बिकॉज वो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को वॉयलेट कर रहा है उसको पूरा स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। और ये भी बोला कि स्टेट के पास पावर है टू रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर एक्सीलेंस, ठीक है। ये भी आरटीई का राइट टू एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि आरटी एक्ट जो है वो अपने आप में उसको पढ़ने में एरर हुआ है लोगों का, वो मदरसाज और वैदिक पाठशाला को एग्जेम्प्ट करता है। ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस पर रखता है, मदरसाज और वैदिक पाठशाला पे नहीं। वो अपने रिलीजन के लिए ही बने, उसी को क्या कहते हैं एमेलियोरेट करेंगे। उसके अलावा पर कुछ चीजें कोर्ट ने कही कि हाँ जो कामिल और फाजिल हैं वो हायर एजुकेशन डिग्रीज हैं, उनको किसी भी सूरत में नहीं कर सकती है, कहते हैं ये तुम्हारी मदरसाज डील कर सकती है, वो यूनिवर्सिटीज ही कर सकती है, मदरसाज यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं। तो ये उनका फाइनल डिसीजन था। अब ये डिसीजन पे आपका क्या टेक है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पर ये डिसीजन था मैंने आपको सामने समझा दिया कि आपको प्रोविजन पढ़ा दिए कौन से प्रोविजन क्या है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल बात अगेन उस पर कि यार देखो मैं इन पे क्वेश्चंस बनाऊंगा और ग्रुप पे अपलोड करूंगा, सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप एंड दिस इज द वीडियो। यही पूरा वीडियो था। तो फाइनली थैंक यू फ्रॉम माय साइड जो आपने वीडियो देखा और कुछ सीखे तो बहुत अच्छी बात है भाई। सो प्लीज सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट पीजी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज श्योर साइनिंग ऑफ।